एक औरत अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना ज़्यादा उसे चाहती है, इतना ज़्यादा उसे पसंद करती है कि उससे अपने आँखों से ज़रा भी दूर ओझल नहीं होने देती है। बेटी की शादी हो जाती है, दामाद को घर जमाई बना लेती है और दामाद पर अपनी बेटी से भी ज़्यादा अधिकार जमा लेती है। जब जब उसका दामाद सुहागरात मनाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, उसकी माँ बीच में आ जाया करती थी। कभी दरवाज़ा खटखटा दिया करती थी तो कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती थी, कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती थी। इस बात की जानकारी न उसकी बेटी को लग पा रही थी कि ऐसा मेरी माँ क्यों कर रही है, ना दामाद को पता चल रहा था कि ऐसा ये मेरी सास क्यों कर रही है। तभी एक दिन उसकी बेटी परीक्षा देने के लिए कॉलेज गई हुई थी और घर पर दामाद था और सास भी घर पर थी। सास सज सवर करके घर से बाहर आती है। दामाद उसे जैसे ही देखता है, सास उसे अपनी ओर बुलाती है। दामाद उसे कमरे में ले जा करके अंदर से कुंडी लगा लेता है और फिर जो होता है उसे सुनने के बाद में आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा देंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही पसंदीदा और मनचाहा स्टोरी सुनने के लिए चैनल पे अच्छी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहाँ पर एक विधवा औरत रहती है जिसका नाम शकुंतला रहता है। उसकी उम्र 42 वर्ष रहती है, लेकिन अच्छे परिवार की वजह, अच्छे घर की वजह से, अच्छे परिवार की वजह से, खाते पीते घर की वजह से वो 42 वर्ष की नहीं दिखती है। वो 25 वर्ष की महिला जैसी लगती है, लड़की जैसी लगती है। पति जो थे वो सरकारी विभाग में थे, नेवी ऑफिसर थे, इसलिए पैसा अच्छा था। और जैसे ही पति की मृत्यु हो जाती है, जो पेंशन है वो पत्नी को मिलती रहती है, तो अच्छा खासा पेंशन भी आता है, पैसा अच्छा खासा था। और बेटी भी है, बेटी का नाम गीता है। गीता पढ़ने में बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी है और कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रही है। और एक लड़का है जिसका नाम राजू है। तो ये कहानी माँ, बेटी और दामाद के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। एक दिन कॉलेज के लिए गीता जाती है और सभी लड़के जो हैं उसको बार बार डोरे डाला करते थे, बार बार सोचते थे कि गीता हमसे सेट हो जाए, हमसे फंस जाए, हमसे हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, क्योंकि गीता के पास संपत्ति बहुत है, कोई भाई नहीं है, कोई बाप नहीं है और जो भी इससे शादी करेगा घर जमाई बनेगा और घर जमाई बनने के बाद में सारा का सारा संपत्ति का मालिक वही बन जाएगा। गीता भी इस बात को जान रही थी कि मेरे पीछे जो है जो लड़के पड़े हुए हैं वो सभी इसी लालच में पड़े हुए हैं कि उनको संपत्ति भी मिल जाएगी और मेरा जो जवानी है वो भी मिल जाएगा, और इसीलिए मुझसे प्यार करना चाहते हैं। सभी के सभी लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मेरी संपत्ति से प्यार करते हैं। लेकिन उसी के क्लास में पढ़ने वाला जो राजू है और सीधा साधा है, जो चप्पल पे आया करता था, शर्ट और पैंट पे आया करता था स्कूल कॉलेज के लिए, और हमेशा किताबों में खोया रहता था। उसको वो देखती है और देखने के बाद में ये महसूस करती है कि सारे कॉलेज के लड़के, चाहे सीनियर हों चाहे जूनियर हों, सभी मेरे ऊपर डोरे डालते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे टीचर हैं, फैकल्टी हैं, वो तक, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, वो तक मुझसे बात किया करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मांगा करते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं देती हूँ। लेकिन ये जो लड़का है जिसका नाम राजू है, ये मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तभी वो अपनी एक सहेली से एक संदेशा भिजवाती है कि तुम जाकर के राजू से बात करो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो लड़की आती है जिसका नाम निकिता रहता है। निकिता उससे कहती है कि राजू, तुमसे गीता कुछ बात करना चाहती है। वो कहता है कि मुझको किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझको पढ़ाई करना है। लेकिन वो ज़्यादा जिद करने लग जाती है। निकिता कहती है कि बात कर ले, इतना क्या भाव खा रहा है, खूबसूरत लड़की है, आज तक उसने किसी भी लड़के की तरफ ध्यान से देखा नहीं है, किसी से मोबाइल नंबर शेयर तक नहीं किया है, किसी को वो पसंद भी नहीं करती है। तमाम लोग, बड़े से बड़े हाई फाई लोगों ने उसको प्रपोज़ किया, लेकिन सबको उसने मना कर दिया। लेकिन तुझे आगे से प्रपोजल आ रहा है और तू इतने सारे नखरे कर रहा है। राजू कहता है, देख भाई, मुझको कोई मतलब नहीं है, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, मुझे कोई प्यार व्यार में नहीं पड़ना है। निकिता आती है, गीता को सारी बातें बताती है। गीता से कहती है कि यार वो तो मना कर रहा है, जाने दे, छोड़ उसको, वो तेरे लायक नहीं है। लेकिन गीता घर आती है, रात भर सोचती है कि अगर पूरे कॉलेज में, पूरे गांव में, आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी मैं जाती हूँ, मेरे हुस्न के चर्चे हर जगह होते रहते हैं, सभी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, सभी आगे पीछे हमेशा मंडराते रहते हैं। कोई गुलाब का फूल लेकर आता है, तो कोई मिठाइयाँ लेकर आता है, कोई
बड़ा महंगी से महंगी चॉकलेट देता है, कोई मोबाइल गिफ्ट करता है, कोई कार लेकर के चले जाता है, लेकिन ये लड़का जो चप्पल पे आता है इतना सीधा साधा है। क्या ये दिखावा कर रहा है या इसके अंदर मर्दानगी की कमी है? उससे ये सारी चीज़ें गचोड़ती रहती है कि कोई भी लड़की को क्यों नहीं ध्यान देता है। गीता तभी अचानक से उसके पास पहुंच जाती है। कैंटीन में वो बैठा हुआ रहता है, अपनी किताबें खोले रहता है। गीता 2 चाय लेकर के, एक चाय का प्याला अपने पास रखती है, एक चाय का प्याला उसकी तरफ बढ़ा देती है। जैसे ही प्याला उसकी तरफ बढ़ाती है, राजू उस प्याले को खसका देता है, सरका करके उसकी तरफ फिर से कर देता है। कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कोई चाय नहीं चाहिए। अब गीता को बुरा लग जाता है। अब गीता पूरी तरीके से अब वहाँ पर चाय जो है छोड़ करके चली जाती है। और घर आने के बाद में अब उसी राजू के बारे में बार बार सोचा करती थी। अगली सुबह फिर से वो जाती है और फिर से कैंटीन में जाकर के बैठ जाती है। राजू जब वहाँ पहुँचता है तो राजू से कहती है, राजू मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। राजू कहता है, हाँ बोलो। वो कहती है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, बातें कर सकते हैं? राजू कहता है कि यार देखो, दोस्त तो हो ही, मेरे साथ पढ़ाई कर रही हो, लेकिन उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहती है कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे अंदर मर्दानगी की कमी है? क्या कारण है कि तुम जानबूझ के ऐसा बनना चाहते हो कि जानबूझ कर दिखावा करते हो कि मैं लड़कियों की तरफ देखता नहीं हूँ? राजू तुरंत कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो गीता, मैं गरीब घर का लड़का हूँ और मेरे माता पिता मेहनत मजदूरी कर करके मुझको यहाँ कॉलेज में उन्होंने भेजा है और बड़ी मुश्किल से मैं हॉस्टल की फ़ीस जमा कर पाता हूँ और पढ़ाई कर पाता हूँ। इसलिए मेरे पास में ना आमदनी है और मेरे माँ बाप का मैं नाम रोशन करना चाहता हूँ और अपने पैरों पे खड़ा होकर के नौकरी करना चाहता हूँ। तभी इसलिए मैं पढ़ाई पे पहले ध्यान दे रहा हूँ। जब तक पढ़ाई नहीं हो जाती, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक मैं किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दूँगा। जैसे ही वो इस बात को सुनती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और गीता अब पूरी तरीके से, अभी तो उसके बारे में सोच रही थी, अब उसके ख्यालों में खो जाती है। अब उससे अंदर ही अंदर राजू बहुत अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि वो देखती है कि राजू इतना अच्छा दिखता है, बस इसके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, जूते अच्छे नहीं हैं, पैसा नहीं है, लेकिन शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी है, बातें भी अच्छी, पढ़ने में भी अच्छा है, क्लास के अंदर टॉप भी करता है। अब गीता धीरे धीरे राजू को अपने घर बुलाया करती थी, चाय पिलाया करती थी, बाहर पार्क में घूमने जाया करती थी और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती जो है वो और ज़्यादा गहराता चला जा रहा था। दोनों एक दूसरे को अपडेट करने लग गए थे, दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। फाइनल ईयर की तरफ जब वो लोग बढ़ रहे होते हैं, तभी राजू गीता से कहता है कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है और मेरे माता पिता देख रहे हैं, तुम देखो ये फ़ोटो देखो, इस लड़की कैसी लग रही है। अब गीता को ये बात बिल्कुल भी मन में नहीं भाती है। गीता पूरी तरीके से तुरंत मोबाइल लेती है और उस मोबाइल को पटक कर वहाँ से भाग जाती है। अब राजू पूरी तरीके से डर जाता है कि गीता को क्या हो गया। अब अगली सुबह जब गीता वहाँ आती है तो गीता से वो पूछता है कि गीता तुम इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो गई? गीता कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो और सही सही बताना। गीता उसको लेकर जाती है और अपने सर पे हाथ रखकर कहती है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? राजू कहता है, यार तुम इतनी बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे पिताजी नेवी में ऑफिसर थे, तुम्हारे घर इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा तुम्हारा रेपुटेशन है, मैं गरीब घर का हूँ, मुझसे शादी कैसे हो सकती है? मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ? मुझको मेरे लेवल की लड़की ही पसंद आएगी और मैं अपने लेवल की लड़की के साथ ही रहना चाहता हूँ। गीता इस बात से कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो जाती है तो सारा का सारा संपत्ति, सारा का सारा पैसा, सारा का सारा घर जो है सब तुम्हारा होगा। अब वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपने माँ बाप से बात करके फिर तुम्हें बताऊँगा। गीता को थोड़ा सा हिम्मत आता है, वो अपने घर पे जाता है, अपने माँ बाप से बात करता है और कहता है कि गीता नाम की लड़की है, जात दोनों की अलग अलग ज़रूर है, लेकिन वो लोग पैसे वाले हैं। उसके माँ बाप मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, शादी नहीं करना है, वो लोग घर जमाई बना कर रखना चाहते हैं और हम लोग नहीं चाहते कि तुम घर जमाई बना के उनके साथ रहो। लेकिन राजू की हालत को देख करके उसकी माँ कहती है, चलो ठीक है, एक बार लड़की के घर वालों को देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि हो सकता है कि बात आगे बन जाए। राजू अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी उसके पास में कई एकड़ ज़मीन है, बहुत बड़ा महल जैसा घर है और पेंशन उसकी माँ को आता है। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मुझको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार भी उस लड़की से करता हूँ।
उसके पिता को भी लगता है कि इसके आगे का जो भविष्य है सुरक्षित हो जाएगा, तो क्यों ना शादी के लिए हाँ कर दिया जाए। पहले चल के एक बार उसकी माँ से बात किया जाए। दोनों के माँ बाप, उधर गीता के माँ बाप, इधर राजू के माँ बाप एक दूसरे के साथ आते हैं, बैठते हैं, रिश्ता तय हो जाता है, शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद में जो राजू की पत्नी है वो केवल 1 हफ्ते के लिए अपने घर आती है, ससुराल आती है। उसके बाद में राजू को लेकर के अपने घर चली जाती है और पूरी तरीके से घर जमाई बना लेती है। इधर राजू जो है थोड़ा बहुत जो पैसे कमाया करता था वो अपने माँ बाप को भेजता था और उधर अपने सास के साथ में और अपने पत्नी के साथ में रहा करता था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो चुका था कि राजू की सुहागरात के बाद से कोई संबंध उसके पत्नी के साथ में नहीं बन पा रहा था। महीना बीत चुका था। अब उसकी जो माँ थी, जिसका नाम शकुंतला देवी था, शकुंतला देवी जो थी वो डर का बहाना बना करके अपनी बेटी के बीच में सोया करती थी। और जब भी वो दोनों को बाहर खिड़की में से देखा करती थी कि दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी अचानक से वो आकर के दरवाज़ा खटखटा देती थी। और नहीं होता था तो कभी कभी आकर के जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती थी, भूत भूत करके डरने लग जाती थी। तभी उसकी बेटी ने उसको अपने बीच में सुलाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे 5 से 6 महीने बीत चुके थे। अब पूरी तरीके से जो राजू था कंट्रोल से बाहर जा चुका था। उसकी बेटी जो थी उसको बार बार समझाने का प्रयास करता था। उसकी बेटी उसको बार बार डांट दिया करती थी कि क्या कह रहे हो, माँ के रहते हुए तुम ऐसी चीज़ें करोगे तो कितना अटपटा लगेगा, मेरी मम्मी सोचेगी कि कितने ये लोग गंदे विचारों के हैं, माँ के सामने मेरी बेटी के साथ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब पूरी तरीके से राजू जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन परीक्षा का समय चल रहा होता है और दोनों कॉलेज से गए हुए रहते हैं और जो आखिरी पेपर रहता है, राजू पेपर देकर तुरंत घर चले आता है। लेकिन जो उसकी बीवी रहती है वो सहेलियों के साथ में बातचीत करने के लिए रुक जाती है कि आज मैं थोड़ा लेट आऊँगी, तुम घर जाओ, क्योंकि आज का लास्ट दिन है और फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी पता नहीं। राजू घर आता है और इधर जो सास रहती है पूरी तरीके से तैयार होकर के सोफे पर बैठी रहती है। वो दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वो अंदर एंट्री करता है राजू, सास पूछती है कि मेरी बेटी नहीं आई, कहाँ गई? वो कहता है कि गीता आज अपनी सहेलियों के साथ में पार्टी वार्टी करके आएगी, क्योंकि आज लास्ट दिन था पेपर का, तो उसको आने में रात हो जाएगी। अब इधर 3 बज रहे होते हैं, दोपहर का समय रहता है। तो सास पूरी तरीके से तैयार होकर के अपने बदन को अपने दामाद को दिखाना शुरू कर देती है। तभी भी दामाद का दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हुआ रहता है, ठरक भरी हुई रहती है। वो सोचता है कि इतने दिनों से ये मेरी पत्नी के साथ में किसी प्रकार से फिजिकल रिलेशन नहीं बनने दे रही है, सुहागरात के बाद से कभी भी संबंध नहीं बन पाया, आज 6-7 महीने हो चुके हैं। तुरंत वो पहुंचता है अपने सास के पास और उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम चाहती क्या हो, आज ये तय कर लो, क्योंकि 6 महीना बीत चुका है और मेरी पत्नी के साथ कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा है। उसे कमरे में लेकर के वो चली जाती है और कमरे में जाने के बाद में अब वो दोनों वो सारी प्रतिक्रियाएँ शुरू कर देते हैं, वो सारे क्रियाकलाप शुरू कर देते हैं जिसकी तड़प राजू को 6 महीने से थी और उसकी जो माँ थी, जो उसकी सासू माँ थी, उसको कई वर्षों से थी। लेकिन तभी इत्तेफाक से गीता जो है वो घर पर आ जाती है और डोर जो रहता है वो खुला का खुला रहता है और ये अंदर के कमरे में रहते हैं। वो अंदर चली आती है और आकर के जब वो देखती है कि अंदर से कुछ अलग आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ उसकी माँ की सुनाई दे रही है, तभी वो अचानक से दरवाजे के पास जाती है और ठोकने लग जाती है। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो खिड़की से देखती है। अब राजू जो था वो पूरी तरीके से नीचे लेटा हुआ था और उसकी माँ जो थी वो उसके ऊपर किसी बंदर की तरह उछल कूद कर रही होती है। उसको देखने के बाद में जो उसकी बेटी है गीता, वो रोने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से और उसकी माँ फिर भी नहीं रुकती है और जब तक पूरी तरीके से अपनी काम की क्रियाओं को संतुष्ट नहीं कर लेती हैं तब तक अपने दामाद के साथ में वो संबंध बनाती रहती है। तब जैसे ही ये संबंध बन के एक दूसरे को वो उस अपने लिपट से दूर होते हैं, तब उन्हें ध्यान आता है कि बाहर से गीता आ चुकी है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। जो राजू है दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद में जब वो बाहर जाता है और देखता है गीता को, तो गीता तुरंत उसको थप्पड़ पे थप्पड़ चढ़ना शुरू कर देती है। इतना मारती है कि राजू अब बदहाल हो चुका होता है, सोफे पर बैठता है। राजू जो है निगाहें गिराए हुए रहता है। तभी उसकी सास और उसकी जो माँ है
शकुंतला देवी भी अपने ब्लाउज और अपनी साड़ी को पहने हुए धीरे धीरे बाहर निकलती हैं और अपनी माँ को जब वो देखती है तो वो पूरी तरीके से रोने लग जाती है। गीता कहती है कि माँ, मैं कभी नहीं सोचा था कि राजू मेरा तुम्हारे साथ में इस तरीके से हरकतें कर देगा। अब वो दोनों सोफे पर बैठ करके नज़रें गिराए रहते हैं और इधर गीता बार बार प्रश्न पूछा करती है। राजू कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। और सभी बातों को करने के बाद में गीता कहती है कि चलो अपनी सफाई आखिरी बार तुम दे दो, क्या कहना चाहते हो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। वो कहता है कि अगर सच्चाई में बता दूँ तो तुम्हें उसे स्वीकार भी करना पड़ सकता है। अब गीता कहती है कि बताओ क्या बात है। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी माँ 6 महीने से हम दोनों को दूर दूर रखना चाहती थी, कभी पास में नहीं आना देना चाहती थी। कभी अपने माँ से पूछा है? वो कहती है कि मम्मी से क्या पूछना है, ये कोई बात है पूछने वाली। राजू कहता है कि नहीं, तो इससे तुम्हें पूछना चाहिए था, क्योंकि किसी भी पति पत्नी का संबंध बिना शारीरिक संबंध के सफल नहीं होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक क्रिया है और तुम बायो की स्टूडेंट हो, तुम्हें ये जानकारी होनी भी चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे पूरी जानकारी है, लेकिन क्या वो सारी क्रिया या उस कम उत्तेजनाओं को ख़त्म करने के लिए अगर मैं नहीं तुम्हें दे पाई तो तुम मेरी माँ से लेने लग गए, ये तो बहुत गंदी बात है। वो कहता है पहले बात तो पूरी सुन लो। तुम्हारी माँ को एक बीमारी है और तुम्हारी माँ को एक साइको की बीमारी है। तुम्हारी माँ को ये लगता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूँगा, तुम्हारे ऊपर वो सारी चीज़ें करूँगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, तो तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी लाड प्यार से पाला है, तुम्हारे पिता के जाने के बाद से ही तुम्हारी माँ ने ही देखभाल किया है। तुम्हें ज़रा भी चोट लग जाती है तो तुम्हारी माँ पूरी तरीके से पगला जाती है जब तक तुम सही नहीं हो जाती, क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी शारीरिक संबंध बनाया करते थे और तुम्हारे पिताजी आर्मी ऑफिसर थे, नेवी में थे, इसलिए शारीरिक रूप से मजबूत भी थे और तुम्हारी माँ के साथ में अलग अलग प्रकार से सेक्स किया करते थे, जिससे तुम्हारी माँ को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हुआ करता था। अब इस चीज़ को जैसे ही तुम्हारे पिता दुनिया को छोड़ के चले गए, अब तुम्हारी माँ के दिमाग में वही सारे ख्याल बने हुए रह गए थे कि जिस तरीके से उनके पति उनके साथ में इतने क्रूर तरीके से सेक्स किया करते थे, वही सेक्स हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा तो तुम्हें कितनी पीड़ा होगी, कितनी जल्दी तुम बीमार हो जाओगी। जैसे ही इस बात की जानकारी गीता को लगती है, अब गीता के होश उड़ चुके थे, वो अपनी माँ की तरफ देखती है, माँ से पूछती है तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, राजू बिल्कुल सही कह रहा है, यही बात है। अब गीता और राजू इस बात को जब जैसे ही उन्हें पता चल जाता है, गीता अपने पति से माफ़ी मांगती है, राजू को पैर पकड़ लेती है और अपनी माँ को राजू अपने सासू माँ को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और उनका मेंटली ट्रीटमेंट करवाते हैं। पूरा माइंड जो है वो धीरे धीरे 5-6 महीने में सुधार आ जाता है। अब उसकी माँ जो है अब अपने बेटी को अपने दामाद के साथ में पूरी तरीके से खुली छूट दे देती है। अब खुद वो अलग दूसरे कमरे में सोया करती थी और इसकी जो दामाद और जो उसकी बेटी थी ये अलग कमरे में सोया करते थे। अब पूरी तरीके से जब माँ सही हो जाती है तो एक दिन राजू अपने पति से कहता है कि क्या आप मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो, अब तो सालों बीत चुके हैं, क्यों नहीं अब हम दोनों एक दूसरे से फिर से सुहागरात का वो दौर याद करें और फिर से एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाएं। अब कई शादी के 1 वर्ष बीत चुके थे और ऐसे में सुहागरात की जो एनिवर्सरी थी उसको ये दोनों फिर से मनाते हैं और जो उसकी बेटी की जो चीखें हैं वो बाहर जब जाती भी हैं तो उसकी माँ के कानों पे जब जाती है तो उसकी माँ मुस्कुराती रहती है। अगला दिन जब आता है उसकी माँ कहती है कि बेटी पूरा रात कैसा रहा, और जो तुम्हारी आवाज़ें आई अब उससे मुझे को बिल्कुल हर्ट भी नहीं हुआ, उसको बुरा भी नहीं लगा, और बहुत जल्द से जल्द अब तुम दोनों मिल करके मुझको एक नाती दे दो जिसको मैं खिलाऊँगी और मेरे साथ में वो यहाँ पर गार्डन में खेलेगा भी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है कि आपके जीवन में भी कभी भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि कई बार जब हमारे साथ में कोई पीड़ाएँ कोई देता है, कोई किसी भी प्रकार का पीड़ा देता है, तो हमारे दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल तौर पर ये बैठ जाता है कि अगले भी इंसान के साथ में ऐसी पीड़ा हो सकती है। जैसे कि शकुंतला देवी के साथ में हुआ, जो उनके पति नेवी में थे, ऑफिसर थे और शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट थे, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ में जोर ज़बरदस्ती और वाइल्ड तरीके से सेक्स किया करते थे। और उसकी पत्नी जो थी वो आहत भी हो जाया करती थी, लेकिन पति तो पति होता है, तो पति की बातों में वो काट भी नहीं सकती थी। इसलिए वो डरा करती थी कि मेरी बेटी के साथ में मेरा दामाद भी ऐसा करेगा तो इसे कितनी चोट पहुँचेगी, कितनी पीड़ा होगी। इसलिए आप भी अपने सेक्स लाइफ पे ज़रा ध्यान दें, और अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर आप करते हो, वाइल्ड सेक्स करते हो, तो उससे सावधान रहें। हो सकता है कि आपकी पत्नी
साइकोलॉजिकल तौर पर इस तरीके से बीमार भी हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं, हम फिर से कह रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।